गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बेटा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप लोगों ने क्वांटम नंबर स्टडी किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद हम आज स्टडी करने वाले हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। जो क्वांटम नंबर आए थे बेटा आपके, वो भी आए थे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को जब सोल्व किया गया था, तो हमें क्वांटम नंबर्स का पता चला था। ठीक है, सो ऑर्बिटल्स की शेप का भी हमें तभी पता चला जब हमने आपका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व किया। ठीक है, डिटरमाइंड बाय स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया, डिटरमाइंड बाय स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का पता चला। ठीक है, सो बेटा अब यहां पे मैंने ऑर्बिटल को मैं आज फिर से डिफाइन कर देता हूं। ऑर्बिटल्स होते क्या है? ऑर्बिटल्स हमारे होते क्या है? ठीक है, ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा 3D space having the maximum probability ये 90% लिख लो मैक्सिमम, या फिर 90% 3D space having the 90% probability of locating the electrons। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा से ज्यादा पाए जाने की संभावना को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और किस में बेटा? 3D स्पेस में जो आपका इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी वो 90% या इससे ज्यादा होगी। ठीक है, सो उसी को ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब हमें इन्हीं की शेप्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो बात करते हैं हम बेटा पहले ऑर्बिटल्स ऑफ एस सब ऑर्बिट। ठीक है, एस सब ऑर्बिट में जितने ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है, उनकी शेप के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स ऑफ एस सब ऑर्बिट। अब देखो बेटा, जहां पे आपका एस सब ऑर्बिट होगा वहां पे एल की वैल्यू क्या होगी? 0, और एम एल की वैल्यू भी क्या होगी? 0। ठीक है, मैंने पढ़ाया था कि एल अगर 0 है तो आपका एस सब ऑर्बिट, पिछले क्वांटम नंबर में अगर आपका एल 1 है तो पी सब ऑर्बिट, अगर आपका एल 2 है तो डी सब ऑर्बिट, अगर आपका एल 3 है तो आपको मैंने बताया था एफ सब ऑर्बिट। बात हो रही है बेटा ऑर्बिटल्स ऑफ एस सब ऑर्बिट में एल की वैल्यू 0 होगी और एम एल की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, एम एल की वैल्यू क्या होती है बेटा? -L2 0 प्लस एल। तो यहाँ पे देख लो एल की वैल्यू 0 तो एम एल की वैल्यू भी 0। ठीक है, सो एल की वैल्यू 0 और एम एल की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या बेटा? इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, है ना, हैविंग ओनली 1 ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू 0 रखने से एम एल की वैल्यू क्या आने वाली है? -L2 0 प्लस एल, और यहाँ पे एल की वैल्यू 0 तो एम एल की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो एल ये क्या आपका एल ये एस सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होगा, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, L = 0, ML = 0। तो ध्यान रखना है कि जो आपका L है वो तो आपका 0 रहेगा एस सब ऑर्बिट के लिए। ठीक है, और एमएल की वैल्यू क्या रहेगी? वो भी 0 रहेगी। ठीक है, वो अब डिपेंड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, आपका 1s होने वाला है या फिर
2s होने वाला है। डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल की ऑर्बिटल शेप्स ऑफ 1s ऑर्बिटल। जब हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो हमें chi और दिस इज द chi, दिस इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, ये chi स्क्वायर और ये रेडियस, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया। chi स्क्वायर वेव फंक्शन और रेडियस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, chi स्क्वायर और रेडियस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा। ये ग्राफ भी हमारे कब आए, जब हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा था chi वाला, और ये ग्राफ भी आपका कुछ ऐसा था, ठीक है। सो chi यहां पे क्या बेटा, chi यहां पे है वेव फंक्शन, है ना, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड आइगन फंक्शन भी बोलते हैं, आइगन फंक्शन। चाहे यहां पे क्या बेटा, वेव फंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड आइगन फंक्शन, ठीक है। इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शंस, है ना। इसकी जो वैल्यूज होती है वो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। चाहे यहाँ पे क्या, वेव फंक्शन, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, है ना, और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज है, ये तो एक वेव फंक्शन है ना, इसकी जो वैल्यू है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगी, दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन। chi स्क्वायर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, chi स्क्वायर इज दी ऑर्बिटल्स, chi स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स। chi स्क्वायर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको, ऑर्बिटल्स को। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग दी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा से ज्यादा पाए जाने की संभावना। अब यहाँ पे देखो बेटा, वेव फंक्शन, जब जैसे जैसे आप रेडियस से, आपका रेडियस यहाँ पे आपका रेडियस है, ठीक है, ये इस वैल्यू पे वेव फंक्शन देखो ज्यादा है ना, मतलब है ना, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है तो ये chi की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा रेडियस और ये chi स्क्वायर, जैसे जैसे रेडियस आपका डिक्रीज होता है वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना बढ़ती जाती है। मतलब ये आपका न्यूक्लियस है ना, और इलेक्ट्रॉन कहीं इसमें कहीं भी पाया जा सकता है। मतलब जैसे जैसे जितना रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा होगी, है ना, दिखा रहा ना, जैसे जैसे रेडियस कम होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपकी इंक्रीज होगी। मतलब रेडियस तो ऐसे डिक्रीज होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होगा, और न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो रेडियस बढ़ता जाएगा। सो इसका मतलब ये है बेटा, जब आप रेडियस से इधर आओगे तो जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है वो न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा होगी, है ना, और इन ऑल डायरेक्शन में होगी, है ना, इन ऑल डायरेक्शन। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी कम होती चली जाएगी, है ना। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी ज्यादा होगी, पर जीरो कभी नहीं होगा, है ना, जीरो कभी नहीं होगा, है ना, कहीं भी जीरो नहीं हो सकता ना कहीं भी। रेडियस यहाँ पे देखो, आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो कभी भी नहीं होगी, ठीक है। रेडियस न्यूक्लियस के पास जाओगे तो ज्यादा होगी, और रेडियस से दूर जाएंगे तो कम होती चली जाएगी, पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। यहाँ पे 90% चांसेस है, यहाँ पे आपके 10% चांसेस है। तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो इसकी शेप कैसी है बेटा, स्फेरिकल शेप है ना, कैसी शेप है, स्फेरिकल शेप है, और यूनिडायरेक्शनल है। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पे बराबर है। इधर भी देख लो इतना ही प्रोबेबिलिटी, इधर भी इतनी, इधर भी एक्स वाई जेड प्लेन सारे के सारे क्या है, बराबर है। क्लियर।
सो इसको मिटा देते हैं बेटा। दोबारा फिर से देख लो, डिटरमाइंड शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आपकी डिटरमाइन की गई थी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व करके, डिटरमाइंड बाय स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। इसमें ऑर्बिटल का भी बता दिया मैंने, ऑर्बिटल ऑफ एस सब ऑर्बिट जिसमें एल की वैल्यू 0 होगी, एमएल की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, एल इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे दिखा दिया मैंने एमएल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। शेप्स ऑफ 1s ऑर्बिटल ले लेते हैं। चाई वेव फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे हम दो ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेव फंक्शन वर्सेस रेडियस एंड ऑर्बिटल्स वर्सेस रेडियस, चाई स्क्वायर। चाई, इस चाई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है बेटा, पर चाई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। चाई स्क्वायर इज दी ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी कम होती चली जाएगी, पर जितना न्यूक्लियस के पास होगा, जितना न्यूक्लियस के पास होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखा रखी है ना मैंने, ज्यादा है ना। और जैसे जैसे रेडियस, जैसे जैसे दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी कम होती चली जाएगी, पर 0 कभी भी नहीं होगी। ठीक है, 0 कभी भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। सो बेटा शेप कैसी हो गई, शेप हो गई आपकी स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप हो गई बेटा, है ना, स्फेरिकल शेप। एंड दे आर यूनी डायरेक्शनल इन नेचर। स्पेरिकल शेप हो गई, और शेप कैसे बेटा, यूनी डायरेक्शनल इन नेचर। और यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है बेटा, यूनी डायरेक्शनल का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन is same in all direction from the distance of nucleus, from the particular distance of the nucleus। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के जब पाए जाने की संभावना इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, सब डायरेक्शन में क्या है, सेम होगी। ठीक है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। अब ऑर्बिटल की शेप देख लो कैसी है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, स्फेरिकल शेप होने से कैसा नेचर है इसका, यूनी डायरेक्शनल इन नेचर है। मतलब इसमें, इसके अंदर आपका कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। आप न्यूक्लियस से दूर चले जाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। देखो यहाँ पे कहीं भी आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, सो नोड, एक टर्म आती है यहाँ पे नोड, इट्स रीजन ओवर सरफेस वेयर फाइंडिंग the electron is 0, finding the electron is 0, probability of finding the electron is 0, where probability of finding the electron, where probability of finding the electron is 0। नोड होता है बेटा एक ऐसा रीजन या एक ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, 0। और इस रीजन में, इसमें, इस स्फीयर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका हर जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास जाओगे तो ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूर चले जाओगे तो कम है, पर पाया जा सकता है। सो इस शेप को बोलते हैं स्फेरिकल इन शेप। सो 1s ऑर्बिटल की शेप कैसी है, स्फेरिकल इन शेप है। और नोड को निकालने का फॉर्मूला भी होता है आपका बेटा, याद रखना है, इट इज डिटरमाइंड बाय स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपको सिर्फ इसको याद रखना है, मगअप कर लेना है।
n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, सो n की वैल्यू अगर 1 रखोगे, ठीक है, n की वैल्यू 1 रखो, l तो आपका 0 है ऑलरेडी, 1 माइनस 0 माइनस 1, तो इससे कट गया तो क्या है 0, और 0 है तो इसका मतलब इसमें कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n माइनस एल माइनस वन। एन की वैल्यू आपने 1 रखनी है क्योंकि 1s ऑर्बिटल की बात हो रही है ना, 1s की, तो n की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है और l की वैल्यू 0 है। ठीक है, n 1 माइनस 0 माइनस 1, m 1 से 1 कट गया तो क्या आ गया बेटा 0 नोड, मतलब इसमें एक भी नोड ऐसी नहीं है, मतलब एक भी रीजन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हर जगह पे पाया जा सकता है। ठीक है, सो बेटा ये था शेप्स ऑफ 1s ऑर्बिटल। अब बात करते हैं हम शेप्स ऑफ 2s ऑर्बिटल की। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। शेप्स ऑफ 2s ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ 1s ऑर्बिटल की बात कर चुके हैं बेटा। अब हम बात करने वाले हैं शेप्स ऑफ 2s ऑर्बिटल। इसकी भी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी, जहां पे n की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, l की वैल्यू 0 एंड ml की वैल्यू भी 0। सो ओनली वन ऑर्बिटल, आपको पता है s में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ग्राफ चाई वर्सेस रेडियस एंड चाई स्क्वायर वर्सेस रेडियस। अब चाई है यहाँ पे, देखो बेटा, इसका जो ग्राफ प्लॉट किया गया, इसका जो ग्राफ फाइंड आउट हुआ अकॉर्डिंग टू डिटरमाइन बाय द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, वो ग्राफ कैसे था बेटा, दिस तो यहाँ पे एक बार ये 0 को क्रॉस करेगा। ठीक है, सो उसके बाद देखो बेटा, पहले पॉजिटिव थी वैल्यू, फिर नेगेटिव हो गई, मतलब पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। ठीक है, नीचे नेगेटिव है, और यहाँ पे देखो चाई स्क्वायर, मतलब चाई स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव, जब हम इस चाई का चाई स्क्वायर करेंगे तो इस नेगेटिव का नेगेटिव करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा दिस, तो एक बार यहाँ पे तो टच करेगा, उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बेटा, हुआ क्या कि जब हमारा रेडियस कम था तो हमारी न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर गए, एक बार तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई 0 हो गई, फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ के इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब जो शेप आएगी, दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके आसपास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, है ना। ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब आप न्यूक्लियस के काफी नजदीक थे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा थी, है ना, दिखा रखी है मैंने ऐसे कुछ करके। जस्ट आप न्यूक्लियस के बिल्कुल पास थे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी बेटा, ज्यादा थी। बट जब आप न्यूक्लियस से दूर चले गए, दूर जाने लगे, रेडियस बढ़ने लगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, एक बार 0 हो गई। इसको नोड बोलते हैं, इस जहां पे टच करेगा इसको क्या बोलते हैं, नोड। और नोड मैंने बताया था अभी, नोड क्या होता है बेटा, नोड इट्स रीजन ओवर सरफेस वेयर probability of finding the electron is 0। और नोड निकालते कैसे हैं बेटा, n माइनस एल माइनस वन, मतलब इसमें n की वैल्यू तो 2 है, l की वैल्यू 0 माइनस 1, तो नंबर ऑफ नोड कितनी आने वाली है 1। मतलब एक रीजन ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी, और वो रीजन कहां पर आएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आपका एक बार इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास तो बढ़ती जा रही है, उसके बाद डिक्रीज होती चली जाएगी, और एक बार क्या हो जाएगी 0। आफ्टर दैट वो भी फिर से क्या होने लगेगी बेटा, इंक्रीज होने लगेगी, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो बेटा ये रीजन देखो, ये स्फीयर, और ठीक है, ये रीजन देखो बेटा, इसको हम नोड बोलते हैं।
जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है। तो इसमें एक नोड मिल गई मुझे, नंबर ऑफ नोड 1 होगी, ठीक है। सो इस ये शेप भी कैसी है बेटा, स्फेरिकल शेप है। ये शेप भी कैसी है, स्फेरिकल शेप, पर इसमें अब नोड आ गई है ना, एक नोड तो आई गई, n माइनस एल माइनस वन इज इक्वल n2, n की वैल्यू 2 माइनस 0 माइनस 1, 2 से 1 कटा तो 1 आ गया, तो नंबर ऑफ नोड 1। सो इस शेप को आप बोलते हैं स्फेरिकल, ठीक है। ऐसे ही आप 3s के लिए प्लॉट कर सकते हो। क्लियर, आपको ध्यान सिर्फ 1s और 2s के लिए फाइंड आउट कर लो, इनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। सो ये चाई वर्सेस आर, ये चाई स्क्वायर वर्सेस आर, और चाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, या 3D स्पेस हैविंग द 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग द इलेक्ट्रॉन, कि वो 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बेटा कितने परसेंट हो, 90% हो या इससे ज्यादा हो, ठीक है। सो दिस इज दी शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल, और 2s ऑर्बिटल भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। क्लियर, सो इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल पे। बात करते हैं बेटा हम p ऑर्बिटल्स के बारे में। शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल हम स्टडी कर चुके हैं। शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। आप लोगों को पता चल गया बेटा कि जो s ऑर्बिटल्स है उसकी जो शेप है वो कैसी शेप है बेटा, स्फेरिकल इन शेप। और वो शेप हमें कैसे पता चली, डिटरमाइंड बाय स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिससे हमने चाई और चाई स्क्वायर के बीच ग्राफ प्लॉट किया था। अब वो करने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। अब हम सीधा डायरेक्ट p ऑर्बिटल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। कैसे हम p ऑर्बिटल्स की शेप बताते हैं, ठीक है। p ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल की जो शेप होती है डंबल शेप होती है। कैसी शेप होती है, डंबल शेप। दिखाऊंगा डंबल शेप कैसी होती है, ठीक है। फॉर p ऑर्बिटल, अब आपको पता है l की वैल्यू 0 रखी थी। l की वैल्यू 0 रखने से जो s ऑर्बिटल की शेप, l की वैल्यू 0 रखने से क्या आया था, s सब ऑर्बिट आया था, है ना। तो यहाँ पे l की वैल्यू 1 रखेंगे p ऑर्बिटल के लिए, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। सो l इज इक्वल्स टू 1, सो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस l टू 0 टू प्लस l, माइनस 1 0 प्लस 1, है ना। माइनस 1 0 और प्लस 1, दीज ऑर्बिटल आर डेजिग्नेटेड बाई, इन ऑर्बिटल्स को हम px py एंड pz से रिप्रेजेंट करते हैं। px py एंड pz, xy z, ये क्या बेटा, कोऑर्डिनेट्स xy z प्लेन में, ठीक है। एक p ऑर्बिटल किस प्लेन में होगा, x प्लेन में, एक p ऑर्बिटल किस में होगा, y प्लेन में, एक p ऑर्बिटल किस में होगा, z प्लेन में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है px, एक py और एक pz। इन ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट ऑर्बिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। और डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो साइज में भी इक्वल होते हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और जिनकी शेप भी सेम होती है, पर उनका जो ओरिएंटेशन होता है ना एक्स वाई जेड का, वो डिफरेंट होता है। देखो px का कुछ और ओरिएंटेशन, px का जो ओरिएंटेशन होगा वो x में होगा, y का y, और इस p का जो p ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन होगी वो y में होगी, और इस p ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन होगी वो z में होगी। मतलब जो ओरिएंटेशन होगा वो सिर्फ डिफरेंट होगा, अदरवाइज ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल शेप में भी सेम है, साइज में भी सेम है और एनर्जी में भी सेम है, ठीक है। सो शेप कैसी होगी p ऑर्बिटल की, डंबल शेप होगी। सो हम बात करते हैं बेटा, ये मेरा ये हो गया मेरा x, ये y, ठीक है। इसको मैं x, इसको मैं z मान लेता हूं, और ये मेरा y हो गया, ठीक है, x y z। सो px ऑर्बिटल जो होगा आपका, px जो ऑर्बिटल होगा वो किसमें होगा बेटा, x कोऑर्डिनेट्स के ऊपर होगा, है ना, कुछ ऐसे करके होगा। दिस इज द डंबल शेप, है ना, जैसे डंबल होता है उठाने वाला, ठीक है। दिस इज द डंबल शेप। इसकी शेप कैसी होगी बेटा, डंबल शेप है ना। और कौन से उसमें है, एक्स उसमें है ना, एक्स डायरेक्शन में। दूसरा बेटा आपका पी वाई, दिस इज दी, इसको पी एक्स कहेंगे। एक होगा आपका पी वाई, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, और ये आपका जेड, ठीक है। ये वाली शेप, दिस इज दी डंबल शेप। एक होगा आपका बेटा जेड में, ठीक है, जेड आपका ये हो गया,
एक्स वाई और ये जेड हो गया, ठीक है, ऐसे करके एक्स वाई एंड जेड। तो दिख रहा है बेटा डंबल शेप है, तीनों ऑर्बिटल बिल्कुल शेप में भी एक जैसे है ना, तीनों की एनर्जी भी बराबर है और तीनों का साइज भी क्या होगा, इक्वल होगा, बट बेटा ओरिएंटेशन अलग अलग है। ये एक्स एक्सिस बोल सकते हो, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में, ठीक है। ये सिर्फ आपके एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। सो ये किस एक्सिस पे होगा बेटा, एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे और ये जेड एक्सिस पे, सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट है और सब कुछ सेम है, ठीक है। सो फिर से देख लो बेटा, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का शेप होगा डंबल शेप होगा, जिसमें पी ऑर्बिटल आपका एल इज इक्वल्स टू 1 होगा, एमएल की वैल्यू -1, 0 to +1 होगी, -1 0 +1, इसको आपने डिजाइन कर दिया, डेजिग्नेशन दे दिया, रिप्रेजेंट कर दिया पीएक्स पीवाई एंड पीजेड से। पीएक्स पी ऑर्बिटल इन एक्स एक्सिस, वाई पीवाई पी ऑर्बिटल ऑन वाई एक्सिस एंड पीजेड ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ऑन जेड एक्सिस, ठीक है। इस पी ऑर्बिटल की दो लॉब्स होंगी, दिखा रखी है दो लॉब्स, और ये किससे सेपरेट होंगी, नोडल प्लेन से। नोडल प्लेन्स इट्स द रीजन और सरफेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। सो बेटा अब ये देखो, मैंने अब यहाँ पे पी एक्स पी वाई और पीजेड को डीजनरेट ऑर्बिटल बताया। पी ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन साइज, एनर्जी एंड शेप, बट देयर ओरिएंटेशन इज डिफरेंट, ठीक है। जो ओरिएंटेशन होगा वही डिफरेंट होगा, पी एक्स का एक्स एक्सिस पे होगा, पी वाई का वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है, और पी जेड का जेड एक्सिस पे होगा, ठीक है। दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल। जैसे जैसे आपको पता है, जैसे जैसे एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ सेल नंबर बढ़ता जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइज भी बढ़ता चला जाता है। मतलब 1s सबसे छोटा होता है साइज में, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, सबसे बड़ा कौन सा होता है बेटा 4s, 4s से बाद 5s भी चला जाता है, ठीक है। ऐसा ही इसमें है, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ता है, नंबर वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, ठीक है। सो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सो बेटा 3p, उसके बाद 4p, फिर 5p, है ना, क्लियर। 3p 4p एंड 5p के बाद 6p आ जाएगा, क्लियर। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 3p की होगी, और सबसे ज्यादा एनर्जी इस केस में किसकी होगी, 5p की होगी, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोड, नंबर ऑफ नोड्स बता सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला n-l-1 है ना। यहाँ पे n की वैल्यू 3, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये 1 से 1 कट गया तो नंबर ऑफ नोड 1 आएगी। इसमें भी नंबर ऑफ नोड 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, सबकी क्या क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। 4p के केस में देख लो, n की वैल्यू 4 -1, l की वैल्यू -1 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड होने वाली है 2, क्लियर। सो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा डी ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल शेप, डबल डंबल जो डी ऑर्बिटल का शेप होगा बेटा वो कैसा होगा, डबल डंबल शेप होगा, है ना। और जहां पे एल की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 2 और ml की वैल्यू हो जाएगी -2, -1 0 +1 एंड +2, है ना। तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए। दिस ऐसे कुछ करके बना देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5।
इनको भी आप डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हो, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, बिकॉज एनर्जी सेम एंड सबकी क्या होगी बेटा, एनर्जी सेम होएगी। और जब सबकी इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होएगी, शेप भी सेम होएगी, ठीक है। शेप सिर्फ किसको छोड़ के, डीजेड स्क्वायर को, वो बताऊंगा, ठीक है। एनर्जी सेम होएगी। डीजनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इक्वल मतलब सेम होती है। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स कैसे एनर्जी में इक्वल है, ठीक है। सो जो डेजिग्नेशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डबल शेप एक्सेप्ट, यहां पे लिख देता हूं डीजेड स्क्वायर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। मतलब ये मेरे 5 ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बेटा dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, मतलब सभी की शेप कैसी होगी, डम्बल शेप होगी, सिर्फ किसको छोड़ के, dz स्क्वायर को छोड़ के, ठीक है। दिस इज द डेजिग्नेशन। सो बेटा dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल है। इन 5 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। सो बेटा यहां तक तो आपको पता चल गया। अब इनका शेप कैसे बनाना है, एक तो dxy का बना दो, dyz का बना दो, dzx का बना दो, सभी का बनाना है, ठीक है, एंड dz स्क्वायर का। तो देखो बेटा xy है ना, ये आपका x और ये आपका y, ये आपका x और ये आपका y, ठीक है। सो जो ऑर्बिटल्स है वो डबल डबल शेप में है, x एंड y, उनकी जो लॉब्स होगी x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में लाई करेगी, ठीक है। dxy में इसमें जो लॉब्स होंगी d ऑर्बिटल्स की, जो लॉब्स होंगी वो xy एक्सिस के बीच में लाई करेगी। dyz में दिस इज द dyz, ये dxy हो गया, dy ये y और ये z, इसकी जो लॉब्स होगी वो y z एक्सिस के बीच में होगी, ठीक है। उसके बाद आता है dzx, dzx ये आपका z एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। इसकी भी जो लॉब्स होंगी वो x और z के बीच में होंगी, ठीक है, x और y एक्सिस के बीच में लाई करेंगी। एक आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, मतलब एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। इनकी जो लॉब्स होगी, एक लॉब्स आपकी x एक्सिस पे लाई करेगी और एक लॉब्स आपकी y एक्सिस पे लाई करेगी, ठीक है। लास्ट में बच गया आपका dz स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जेड प्लेन हो गया मान लो, ठीक है, जेड प्लेन। इसमें आपको आपकी जो लॉब्स होंगी वो जेड एक्सिस पे लाई करेगी, ठीक है। सिर्फ सिंगल लॉब होगी बेटा, मैंने बताया था शेप ऑफ डी ऑर्बिटल डबल डबल शेप के होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, dz स्क्वायर को छोड़ के, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स को उतार लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये तो क्लियर हो गया बेटा, जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, जो 4d ऑर्बिटल्स हैं वो तो सेम है, सिमिलर दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, पर जो dz स्क्वायर है वो इनसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सो इसमें भी आप नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं, देखो बेटा आपके पास इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा आगे फिर बता देता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं, एंगुलर नोड्स कैसे निकालते हैं और रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। नोड
निकालने का तरीका होता है बेटा n माइनस एल माइनस वन, एक होती है आपकी एंगुलर नोड, जितनी आपकी एल की वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपकी एंगुलर नोड होती है। और तीसरा आपका रेडियल नोड को हम टोटल नंबर ऑफ नोड भी बोलते हैं। वो कैसे निकलेगी, n माइनस एल माइनस वन माइनस एल, ठीक है, n माइनस सॉरी ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कटेगा तो n माइनस वन, ठीक है। तो इसमें आप n की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, l की वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप यहां से नोड भी निकाल सकते हो, एंगुलर नोड भी निकाल सकते हो, रेडियल नोड भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक्सप्रेशन कहां से आए हैं बेटा, टू डिटरमाइन द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व किया तो वहां से ये एक्सप्रेशन हमें डिटरमाइंड हुए। और ये भी ऑर्बिटल्स जो आपके पास हैं इतने सारे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ये भी आपको कैसे डिटरमाइंड हुए, अपॉन सॉल्विंग द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो बेटा नोट कर लो, ये थे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो 3 टॉपिक बच गए हैं, वो शायद एक लेक्चर में आपके फिनिश हो जाएंगे। सो बेटा इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। और बेटा अगर ये हमारा आज का लेक्चर था पूरा का पूरा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को पे, ठीक है। सो लेक्चर पसंद आए तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।